अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद तहरीक इंसाफ जो है वो अब सिंध की तरफ जा रही है ताकि मुल्क भर में उसकी तमाम हुकूमतें कायम हों। लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग नून को दीवार से लगाकर पंजाब के अंदर तो हुकूमत बना ली गई, क्या सिंध में तहरीक इंसाफ कामयाब हो सकेगी या नहीं, हम कोशिश करेंगे कि इस मुख्तसर दौराने में तमाम जो बातें हैं उस पर डिस्कस कर सकें। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सिंध में गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से पीटीआई ये कोशिश करती रही कि वहाँ उसका कोई स्पेस बनाया जाए, कराची से बाहर निकले और सिंध के जो दीगर शहर हैं वहाँ अपना कोई स्पेस बनाए। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो कराची की क़यादत है वो बुनियादी तौर पर सिंध का जो पॉलिटिकल मिजाज है उसको शायद समझने से कासिर रही है और उसके नतीजे में उसे कभी जो है वो कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसी तरह गुज़िश्ता 14-15 सालों से पीपल्स पार्टी जो है वो मुसलसल पावर में है सिंध में। उसकी इंतज़ामी कारकर्दगी का ये आलम है कि सिंध में एक बड़ी सिंध की जो अक्सरियत है वो उनकी जो कारकर्दगी है उनसे नाराज़ है। करप्शन के दौरा की वजह से एक नई करप्ट एलीट जो है वो पैदा हुई और उसके नतीजे में आपके जो सिंध के जो लोकल बॉडीज़ के इदारे हैं वो तबाह बर्बाद हो गए हैं। सिंध का जो आबपाशी सिस्टम है वो तबाह बर्बाद हो गया है। इसी तरह मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट हैं उसके अंदर जो बैड गवर्नेंस है उसके नतीजे में शदीद तरीन नाराज़गी पाई जाती है। लेकिन तहरीक इंसाफ समझती है कि वो इस सारी नाराज़गी को कैश कराने का उसके लिए अब वक्त आ गया है और वो जो है सिंध की तरफ जाने के लिए नई हिकमत अमलियाँ बनाने के लिए जो है वो सर जोड़कर बैठी है और आने वाले दिनों में बाकायदा इसका आगाज़ होने जा रहा है। किस तरह होगा आज मैं आपके साथ जो है वो ये सारी सूरत-हाल शेयर करूँगा। इस सिलसिले में 3 मुख्तलिफ जो है वो पीटीआई और उनके जो इत्तेहादी हैं उनसे मेरी जो गपशप हुई है और ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू हुई। लेकिन वो बहुत सारी बातें जो मैं समझता हूँ कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए और किस तरह वो ये प्लान कर रही है मैं चाहता हूँ कि आज आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहली बात यह कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जो खुद मुख्तारी थी उसमें काफ़ी इजाफा हुआ। सूबाई हुकूमतें खुद मुख्तार हुई और वफाक का जो असर था वो काफ़ी कम हो गया। यही सबब है कि आपको याद होगा कि फवाद चौधरी या इस तरह के जो दीगर लोग हैं वो सिंध में गवर्नर राज के हवाले से बातें तो करते रहे, लेकिन ये आइनी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं था कि जब तक वहाँ की जो मुंतखब हुकूमत है वो नहीं चाहती तब तक आइनी तौर पर गवर्नर राज लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो ये बात थी, उसमें नाकामी हुई। अब क्योंकि पीपल्स पार्टी के हाथ में टोटल जो है वो सूबे की मशीनरी है जिसमें एसएसपीज़ हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, तमाम सूबों के जो सेक्रेटरीज़ हैं, चीफ सेक्रेटरी है, आईजी सिंध हैं, इसी तरह फिर नीचे जो है वो पूरी जो मशीनरी है वो हुकूमत सिंध अपनी उनकी जो टोटल जो पॉलिटिकल जो क़यादत है वही चलाती है। पीटीआई को उसमें भी कोई आसरा नहीं है। तो अब ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने 2 ऑप्शन जो है वो तय किए हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि अब इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जो है वो विसाजत से सिंध के अंदर जितने भी सीएसएस अफसरान हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जाएगा कि वो पीपल्स पार्टी की जो नाजायज़ फरमाइशें हैं, उनकी जो हिदायत हैं उनको न माने और जो कानूनी तौर पर जो चीज़ें कानून इजाज़त देता है वो की जाए, उससे आगे न बढ़ा जाए। एक तो ये ज़ाहिर है कि जब इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से कहा जाएगा तो उसमें बहुत सारी बातें होंगी। तो आप समझें कि जो पीपल्स पार्टी की वफादार ब्यूरोक्रेसी है अब उसके इम्तिहान का वक्त शुरू हुआ चाहता है। जबकि दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि सिंध असेंबली में जो है वो वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़
तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और उसके बाद अपना जो है वो सूबाई हुकूमत अपनी कायम की जाए। जब अपनी सूबाई हुकूमत बन जाएगी तो जाहिर है कि फिर सारी मशीनरी अपने हाथ में होगी, तो उसी सूरत में ही जो है वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन और उसके बाद आम इंतखाबात जो हैं वो जो आसानी से उसका कॉन्टेस्ट किया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐसे कैसे मुमकिन होगा कि 99 नशस्तें पीपल्स पार्टी के पास हैं, जबकि मेरे ख्याल 66-67 जो नशस्तें हैं वो अपोजिशन की जमातों के पास है। ये इतना बड़ा जो 30-35 नशस्तों का फ़र्क है, ये किस तरह पूरा होगा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों से मेरी बात हुई, क्योंकि मैं आपको यहाँ ये भी बताऊँ कि असद उमर, गवर्नर इमरान इस्माइल, अरबाब गुलाम रहीम, सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो साहब या इस तरह के जो दीगर लोग हैं, इनके आए रोज़ यहाँ इस्लामाबाद में इजलास होते हैं, वहाँ इस पर बातचीत होती है कि किस तरह हिकमत अमली बनाई जाए। अब हिकमत अमली ये बनाई गई है, ये इनका मौक़िफ़ ये है कि तकरीबन 30 के करीब जो है वो MPs जो हैं वो अपनी तरफ उनकी वफादारियाँ ली जाएंगी। अगर वो वज़ीर आला के इंतखाबात में पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देंगे तो ज़ाहिर है कि उनका जो है वो उम्मीदवार वो कामयाब हो जाएगा, और उसके बाद जितने भी लोग पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इनका कहना यह है कि जो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, नाअहल हो जाएंगे, डीसीट होंगे, हम उनको दोबारा हमारी जमात की तरफ से उनको टिकट देंगे, उन्हें जो है वो हलकों से उनको इंतखाब लड़ाया जाएगा, उनके सामने कोई भी जमात अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी और इस तरह उनको कामयाब करवाकर दोबारा सिंध असेंबली लाया जाएगा। अब यहाँ हैरान कुन बात यह है कि आपको ये मैं बात बताऊं कि तकरीबन 17 जुलाई को नादरन सिंध में कोई 10 अजला का इजलास हुआ, जिसमें इलेक्टेबल्स और सिंध की जो दीगर सियासी कुव्वतें हैं वो उनका गठ हुआ और उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बनाएंगे, और उसमें जो सबसे अहम बात है कि JUI उसका हिस्सा होगी, और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान को भी बता दिया गया है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में GDA शायद तहलील हो जाए, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा और इस तरह जो दीगर लोग हैं GDA का हिस्सा हैं, उनको कहा जा रहा है कि वो PTI के अंदर शामिल हो जाए। PTI की कोशिश ये है कि तमाम कुव्वतें जो हैं वो एक ही इंतखाबी निशान, यानी जो तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बैट है, उसके तहत इलेक्शन में हिस्सा लें ताकि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने में आसानी हो। PTI के जो यहाँ लोग जो हैं जो ये हिकमत अमली बना रहे हैं, उनका कहना ये है कि अगर एक ही निशान के तहत इंतखाबात होंगे तो उसके नतीजे में हमारी कामयाबी यकीनी होगी। अब सवाल ये है कि इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी क्या करेगी। सियासी जायज़ा ये बताता है कि ये सारा काम करने का नतीजा ये होगा कि अगर जिस तरह आसिफ अली जरदारी ने PDM को गैर मौसर बनाने में इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो रजामंदी हासिल करने के लिए जो काम किया था, और उनको ये अंदाज़ा था कि शायद आने वाले दिनों में उनके ऊपर कोई केसेस वगैरह में कोई शिद्दत नहीं आएगी, इजाफा नहीं होगा, लेकिन हमारे ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान की तरफ से FIA और NAB को मुतहर्रिक कर दिया गया है कि वो पीपल्स पार्टी के दीगर लोगों के ऊपर हाथ डालेंगे और उसके नतीजे में उनके ऊपर शिकंजा मज़ीद कसा जाएगा। अब एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खातरियाँ कराई गई थी आसिफ जरदारी को, लेकिन वो जो है वो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मुमकिन है इमरान खान इस सारी जो खातरदारियाँ थीं उनको ना माने और आगे चले जाएं। ये एक बहरहाल अपनी जगह सवाल मौजूद है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से इमरान खान निकल जाएंगे, लेकिन लगता है ऐसा है कि जिस तरह इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को जो डिलीवर किया है, इस तरह पाकिस्तान में शायद जो है वो और दीगर कोई ऐसी जमात नहीं जो कर सके, क्योंकि नून लीग को वैसे ही दीवार से लगाया जा चुका है। तो आखिरी जो भी ऑप्शन है वो फ़िलहाल इमरान खान है। तो अब सूरत हाल ये बनती है कि अगर आसिफ अली जरदारी आगे चलकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ज़्यादा सौदेबाजी, बड़ी सौदेबाजी करते हैं, तो उसकी कितनी बड़ी कीमत उन्हें अदा करनी पड़ेगी, ये आने वाले दिनों में
जो है वो उसका अंदाज़ा हो जाएगा। मैं इसकी जाते जाते छोटी सी मिसाल आपको दूं कि 2018 में भी यही सूरत हाल बनी थी इंतखाबात में, लेकिन 5-6 रोज़ पहले सूरत हाल तब्दील हुई थी और फिर हमने देखा था कि किस तरह सूरत हाल सिंध में तब्दील हुई। लेकिन इस बार उन ही तजर्बात को सामने रखकर तहरीक इंसाफ अपने तमाम इत्तेहादियों के साथ और उसके जो मरकज़ में मुखालिफ हैं उनके साथ भी सिंध में जा रही है। तो सूरत हाल जो बनने जा रही है वो ये है कि अल्टीमेटली इस सारी सूरत हाल में आसिफ अली जरदारी या उनकी जो जमात है पीपल्स पार्टी, उसको मज़ीद कीमत इसलिए अदा करनी पड़ेगी कि बदतरीन गवर्नेंस के नतीजे में सिंध के लोग उनसे शदीद नाराज़ हैं और अगर वो मज़ीद पावर में रहना चाहते हैं तो शायद मुमकिन है कि उनको बहुत कुछ जो है वो देना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि वो क्या देंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।